हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई क्लास 11 के ज्योग्राफी को, जिसमें आज का चैप्टर है 10 और इस चैप्टर का टॉपिक है वायुदाब एवं पवने। तो इस चैप्टर एवं पवने चैप्टर से वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली चैप्टर से हम लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने पहले वाले वीडियो में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को लेकर के आए थे। तो आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है करियालिस फोर्स या करियालिस बल क्या है। तो करियालिस फोर्स प्रभाव किस प्रकार पवनों की दशा को प्रभावित करता है, संक्षेप में वर्णन करें। तो पवन सदैव समदाब रेखाओं की आर पार उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलते रहती है। तो वायु दाब जो 7 पेटियां होता है, 4 में हाई प्रेशर रहता है और 3 पेटियां में लो प्रेशर रहता है। तो ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर है, तो हमेशा हमेशा हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर चलती है। तो पवन सदैव समदाब रेखाओं के आर पार, जो समदाब रेखा होता है, समदाब रेखा जिसको बोलते हैं, तो समदाब रेखा है क्या, तो मौसम के मानचित्र पर खींची गई रेखा, जो मौसम के मानचित्र पर खींची गई रेखा जो उन सब स्थानों को जोड़ती है जिनमें एक विशेष समय में वायु का दाब समान होता है, उसी को समदाब रेखा कहते हैं। तो पवन सदैव समदाब रेखाओं के आर पार उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। ये 0 डिग्री हुआ, 0 डिग्री पर हमेशा लो प्रेशर बना रहता है और पोल पे हाई प्रेशर रहता है, पोल पर हाई प्रेशर, और 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच निम्न दाब रहता है, लो प्रेशर रहता है 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हवा जो है, पवन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलता है। तो पवन सदैव समदाब रेखाओं के आर पर उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है और ये उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर नहीं चलती है। समदाब रेखाओं के आर पर, समदाब रेखा की बात बोल रहा है। तो पवन सदैव समदाब रेखाओं के आर पर उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर नहीं चलती है, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण विक्षेपित हो जाती है। ये क्या होता है, क्योंकि गर्म हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आता है, क्योंकि हाई प्रेशर पर हवा गर्म होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलता है। लेकिन हमेशा समदाब रेखाओं के आर पर ऐसा नहीं होता है, निम्न वायु दाब की ओर से नहीं चलती है। ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण ऐसा होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण विक्षेपित हो जाती है। तो पवनों के इस विक्षेपन को ही करियोलिस बल या फिर प्रभाव फोर्स कहते हैं। तो इस बल के प्रभाव से पवन उत्तरी गोलार्ध में, करियोलिस बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। और दूसरा पॉइंट है कि करियोलिस बल का प्रभाव विषुवत वृत्त पर शून्य तथा ध्रुवों पर अधिक होता है। विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर शून्य होता है और पोल पर, ध्रुव पर 90 डिग्री पर इसका प्रभाव विषुवत वृत्त पर शून्य होता है और ध्रुवों पर अधिक होता है। तो 90 डिग्री पर अधिक होता है, पोल पर, साउथ पोल और नॉर्थ पोल दोनों पर ही अधिक होता है और विषुवत वृत्त पर शून्य होता है। और तीसरा पॉइंट है कि इस विक्षेप को फेरेल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था, करियोलिस बल को, तो इसीलिए इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। करियोलिस बल को फेरेल नामक वैज्ञानिक, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये सिद्ध किया था, इसीलिए इसे फेरेल का नियम कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों के प्रकार का वर्णन करें। पवन कितने प्रकार के होते हैं उसको वर्णन करने के लिए बोल रहा है। तो पवन 3 प्रकार के होते हैं। भूमंडलीय पवन पहला है, दूसरा है सामयिक पवन और तीसरा है स्थानीय पवन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भूमंडलीय पवन क्या है। तो पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलने वाली पवन को भूमंडलीय पवन कहा जाता है। पृथ्वी के विस्तृत भाग पर एक ही दिशा में सालों भर चलने वाली हवा को, पवन को भूमंडलीय पवन कहते हैं। और ये पवने एक वायुदाब कटिबंध से दूसरे वायुदाब कटिबंध की ओर नियमित रूप से चलती रहती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के सामग्री या व्यापारिक पवन जिसको बोलते हैं, ट्रेड बिन। तो 3 प्रकार के ट्रेड बिन होता है, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन।
तो पछुआ पवन 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में पछुआ पवन चलता है। 60 से 65 डिग्री के बीच पछुआ पवन चलता है। तो पछुआ पवन तथा ध्रुवीय पवन, तो ध्रुवीय पवन 90 डिग्री पर, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ है। तो ध्रुवीय पवन उसको, क्योंकि ध्रुवों से चलने वाली ये पवन होती है, ध्रुवों से चलने वाली पवन को ध्रुवीय पवन कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि सामयिक पवन, ये पवने सामयिक पवने जो ऋतु या मौसम के अनुसार अपनी दिशा परिवर्तित करते हैं। ऋतु और मौसम जैसे बदलता है, चेंज होता है, तो उसी प्रकार से अपना दिशा उसी के अनुसार से बदल देती है। उन्हें सामयिक पवन कहते हैं। ये मानसून पवन इसका उदाहरण है। मानसून पवन होता है, मानसून पवन इसका सामयिक पवन का उदाहरण होता है। मानसून पवन भी मौसम के अनुसार अपना दिशा बदल देता है। और तीसरा है स्थानीय पवन। तो ये पवन भूतल के गर्म तथा ठंडा होने की भिन्नता से पैदा होती है। जब भूमि कहीं गर्म और जो ठंडा होता है उससे बनता है, हवा चलता है। और स्थानीय रूप से सीमित क्षेत्र को प्रभावित करती है। जैसे लू गर्मी के मौसम में, तो उस क्षेत्र को प्रभावित करती है। आस्थल समीर या समुद्र समीर भी हो गया, लू हो गया, फोन हो गया, चिनुक हो गया, मिस्ट्रल आदि। लू और फोन, चिनुक और समुद्री स्थल समीर, स्थल से चलने वाली हवा को, और समुद्र समीर, समुद्र से चलने वाली हवा को समुद्र समीर कहते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ का समुद्र समीर जो है, हवा जो है ठंडी हवा होती है, और स्थल समीर गर्म हवा होती है। लू गर्म हवा होती है, जिसे गर्मी के मौसम में लू लग जाता है। फोन, चिनुक भी गर्म हवा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्थानीय पवन जो है असल के भूतल के गर्म और ठंडा होने की भिन्नता से पैदा होती है, और स्थानीय रूप से सीमित क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो ये है व्यापारिक पवने और पछुआ पवन जो 60 से 65 डिग्री के बीच चलता है। व्यापारिक पवन 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और दक्षिणी अक्षांश में 30 से 35 डिग्री के बीच ये पवन चलता है। दक्षिणी अक्षांश में 30 से 35 डिग्री और उत्तरी अक्षांश में 30 से 35 डिग्री ट्रेड विंड जिसको बोलते हैं व्यापारिक पवन चलता है। पछुआ पवन 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और 60 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में पछुआ पवन चलता है। और ध्रुवीय पवन 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से पवन चलने वाली पवन होता है, जिसको ध्रुवीय पवन कहता है, क्योंकि ध्रुवों से चलने वाली ये पवन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून पवने किसे कहते हैं? इनकी 3 विशेषताएं बताएं। मानसून पवन के 3 विशेषता किसे कहते हैं? मानसून पवन है क्या, इसको 3 विशेषता बताएं। तो मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अतः मानसून पवने वे पवने हैं जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है। तो ये पवने ग्रीष्म ऋतु के 6 माह में समुद्र से स्थल की ओर, ग्रीष्म ऋतु में 6 माह तक क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर हवा चलती है, तथा शीत ऋतु में 6 माह स्थल से समुद्र की ओर ये चलने वाली हवा है मानसून पवने जिसको बोलते हैं। तो इन पवनों को 2 वर्गों में ग्रीष्मकालीन मानसून तथा शीतकालीन मानसून में बांटा गया है। मानसून पवन को ये पवने भारतीय उप महाद्वीप में चलती है, मानसून पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थल समीर या समुद्र समीर में क्या अंतर है? तो स्थल समीर ये वे पवन है जो दिन के समय चलती है। स्थल समीर दिन में चलती है। दिन के समय जब सूर्य चमकता है तो समुद्र की अपेक्षा स्थल शीघ्र यानी जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे स्थल पर उच्च वायुदाब प्रदेश बनता है। तो ये पवने शुष्क होती है। स्थल समीर शुष्क होती है, स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली पवन है, और यह पवन दिन में चलती है। दिन सूर्य की किरण से शीघ्र ही जल्दी गर्म हो जाती है। अब है समुद्र समीर। तो समुद्र समीर समुद्र से चलने वाली पवन होगा, समुद्र से स्थल की ओर। तो ये पवने रात के समय चलती है, और रात के समय स्थल शीघ्र ठंडा हो जाता है तथा समुद्र देर से ठंडा होता है, जिसके कारण समुद्र पर उच्च वायुदाब प्रदेश बनता है, और इस पवनों को आर्द्रता
इस पवन में आर्द्रता होती है, क्योंकि समुद्र से चलने वाली पवन होती है, इसलिए इसमें इस पवन में हवा में आर्द्रता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत समीर या घाटी समीर में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दिन के समय शांत स्वच्छ मौसम में वनस्पतिहीन सूर्यभिमुख ढाल तेजी गर्म हो जाते हैं और इसके संपर्क में आने वाली वायु भी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। तो इस स्थान के लिए घाटी से वायु ऊपर की ओर चल पड़ती है। दिन में 2 बजे इनकी गति बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा उस समय, तो जो गर्म होने के चलते इसकी गति तेज हो जाती है। कभी कभी इन समीरों के कारण बादल बन जाते हैं और पर्वतीय ढालों पर वर्षा होने लगती है। यह है घाटी समीर, और वही पवन जिसको बोलते हैं सूर्यताप में गर्म होकर के बादल के रूप में बादल बन जाता है और पर्वतीय ढालों पर कभी कभी वर्षा होने लग जाती है इस पवन से। पर्वत समीर, रात के समय पर्वतीय ढालों की वायु तेज पार्थिव विकिरण के कारण ठंडी और भारी होकर घाटी के नीचे उतरने लग जाती है। इससे घाटी का तापमान सूर्योदय से कुछ पहले तक काफी कम हो जाता है, अतः तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, सूर्योदय से कुछ पहले इनकी गति बहुत तेज होती है, ये समीर शुष्क होती है। पार्थिव विकिरण से ठंडे हुए ढाल अवरोही पवन जिसको बोलते हैं पर्वत समीर, पर्वत की ओर से चलने वाली समीर है, पवन है, इसीलिए इसको पर्वत समीर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात में अंतर बताइए। तो चक्रवात जब किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है और उसके चारों ओर उच्च वायुदाब होती है, तो पवनें निम्न दाब की ओर आकर्षित होती है एवं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत, घड़ी की सुई इस तरह से चलते हैं पश्चिम से पूरब की ओर, तो इसके विपरीत, घड़ी के सुई के विपरीत बोल रहा है, तो घड़ी के सुई के विपरीत तथा उत्तरी गोलार्ध में ऐसा होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी का सुई पश्चिम से पूरब की ओर चलती है, लेकिन इसके उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा कि पूरब से पश्चिम की ओर चलेगा, यानी घड़ी की सुई के विपरीत उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुरूप, यानी दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप पश्चिम से पूरब की ओर और उत्तरी गोलार्ध में पूरब से पश्चिम की ओर घूम जाती है हवा, चक्रवात जिसको बोलते हैं चक्रवात। तो जब किसी क्षेत्र में निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है, मान ली इस क्षेत्र में यहाँ पे लो प्रेशर बनता है, तो लो प्रेशर में क्या होगा, तो उसके चारों ओर जो उच्च वायुदाब है, चारों तरफ उच्च वायुदाब हाई प्रेशर बनेगा, तो यहाँ से हवा लो प्रेशर की ओर बहने लगेगा, लो प्रेशर की ओर बढ़ेगा, आकर्षित होगा। तो एवं पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, पृथ्वी घूम भी तो रही है ना, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि घड़ी के सुइयों के विपरीत, यानी पूरब से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, घूम के चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में सुई के ही अनुकूल, तो पश्चिम से पूरब की होती है, इसलिए यहाँ पर चक्रवात उत्पन्न होता है, इसी को चक्रवात कहते हैं। और प्रति चक्रवात क्या है, तो इस प्रणाली के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। प्रति चक्रवात में क्या होगा, केंद्र में उच्च वायुदाब, और चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में निम्न वायुदाब, लो प्रेशर केंद्र में, चक्रवात में लो प्रेशर रहेगा केंद्र में, और प्रति चक्रवात में हाई प्रेशर रहता है केंद्र में। तो इस प्रणाली के केंद्र में उच्च वायुदाब होगा, प्रति चक्रवात के वायुदाब की प्रणाली में हाई प्रेशर होगा। अतः केंद्र से पवनें चारों ओर निम्न वायुदाब की ओर चलती है। अब यहाँ हाई प्रेशर रहेगा केंद्र में, और ये चारों तरफ निम्न प्रेशर है, तो यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलेगा, तो हाई प्रेशर की ओर चलती है ये हवा। तो इसमें पवनें उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, घड़ी के सुई के अनुरूप, यानी पश्चिम से पूरब की ओर चलेगा, एवं दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिकूल, यहाँ पर उल्टा हो जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में सुई के विपरीत, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में चलती है, तो इसी को प्रति चक्रवात कहते हैं। चक्रवात में क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के अनुकूल, और प्रति चक्रवात में होता है कि उत्तरी गोलार्ध में
घड़ी के सुई के अनुरूप और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुई के प्रतिकूल दिशा में चलती है। तो इसी को, तो ये है डिफरेंस चक्रवात और प्रतिचक्रवात में। देखिए चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब बना हुआ है, निम्न दाब है, तो निम्न दाब से और चारों तरफ हाई प्रेशर है और बीच में लो प्रेशर है। तो यहाँ से हवा इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में जब जाएगा तो सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध से सुई के, घड़ी के सुई के अनुकूल। तो ये चक्रवात में होता है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। इस तरह से प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उच्च दाब केंद्र में होगा हाई प्रेशर, और हवा जो है हाई प्रेशर से निम्न प्रेशर की ओर, निम्न दाब की ओर हवा आकर्षित होती है। तो इसको प्रति चक्रवात में ये होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाताग्र किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है आपस में, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती है तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र करते हैं। जो इनके बीच का जो सीमा क्षेत्र हुआ इस तरह से और इस तरह का हवा, तो दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां एक साथ मिलती है और जो बीच का जो सीमा क्षेत्र होता है उसी को वाताग्र करते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र, अचर वाताग्र और अधिविष्ट वाताग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात किसे कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं बताएं। तो पवनों का ऐसा चक्र जिसमें अंदर की ओर वायुदाब कम, यानी अंदर की ओर केंद्र में लो प्रेशर और बाहर की ओर अधिक होता है, यानी बाहर में चारों तरफ हाई प्रेशर होगा, तो चक्रवात कहते हैं इसको। यह वृत्ताकार या अंडाकार होता है। चक्रवात इस प्रकार से होता है, वृत्ताकार या अंडाकार होगा। इसमें वायु चारों ओर उच्च वायु दाब के क्षेत्र से केंद्र के निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर चलती है। ये चारों तरफ हाई प्रेशर रहेगा और केंद्र में लो प्रेशर, तो इस केंद्र की ओर चलती है हवा इस तरह से। तो निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुसार चलती है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इनकी उत्पत्ति सागर तल पर होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति सागर तल पर होती है। इनकी उत्पत्ति भूमध्य रेखा के आसपास निम्न अक्षांशों में होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है और ये चक्रवात भारी मूसलाधार वर्षा प्रदान करती है। तो ये थे वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को इसी चैप्टर से। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।